चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में, जिसको कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर आप मेरी वीडियो आज ही देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि मैं टॉपिक को कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, किस तरह से मैं करा रही हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट की पूरी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट बना करके उसमें मैंने डाल रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च के बारे में, कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। और अब हम यहाँ पे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, जिसके की अंतर्गत हमने फर्स्ट जो मेथड था वो था ऑब्जर्वेशनल मेथड, और जो सेकंड मेथड है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें या फिर हम सेकेंड पेपर की बात करें, नेट के एग्ज़ाम में इससे बिल्कुल क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार के भी एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये 2020 का जो जून सेशन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि अभी सितंबर से शुरू हुआ होना, इसमें भी हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक से एक्स पोस्ट फैक्टो से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको यहाँ पे जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या होता है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि इसको हम नैमित्तिक तुलनात्मक शोध भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल हाई करने के लिए अलग अलग नेम्स दे दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को, किसी भी टर्म के जितने भी अलग अलग नेम्स होते हैं, मैं उन सबको मैं इंक्लूड करके ही बताती हूँ, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। जनरली इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि एक ही नेम होता है, लेकिन हिंदी मीडियम की हम बात करें तो वहाँ पे 2 से 3 नेम्स अलग अलग होते हैं हिंदी में। तो आप इन सभी नेम्स को याद रखें, साथ ही आप इंग्लिश वाला भी आप ध्यान में रखें। इसको नैमित्तिक तुलनात्मक शोध भी कहते हैं, कॉम्पैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इससे तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता रिसर्चर किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। जिसमें मेनली क्या होता है कि इसमें प्रभाव के साथ साथ रीज़न को, कारण पर फोकस किया जाता है। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स जो घटना घट चुकी है। तो ये जो रिसर्च किया जाता है वो घटना घट जाने के बाद ये रिसर्च किया जाता है, और उस घटना के क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या क्या इफ़ेक्ट देखे गए, इसके साथ ही उसकी स्टडी करी जाती है। उसके बाद इस घटना के होने के पीछे कौन कौन से कॉजेस रहे होंगे, कौन कौन से रीजंस रहे होंगे, उन पर यहाँ पे फोकस किया जाता है, उनकी खोज यहाँ पे करी जाती है। मीन्स आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसा इकलौता रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसमें कि घटना घट जाने के बाद उसकी स्टडी करी जाती है। तो बस आपको एक लाइन में यही याद रखना है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब होता है। घटना घट जाने के बाद इसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी करी जाती है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है और जो कॉज होता है, जो घटना घटी है उसके क्या रीज़न रहे, क्या कारण रहे उसके, उस चीज़ की यहाँ पे स्टडी करी जाती है। जैसा कि मैंने आगे इंक्लूड भी किया हुआ है, यह रिसर्च घटना घट जाने के बाद प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रभाव आश्रित चर होता है। आश्रित चर का मतलब डीवी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में आपको मेरी वेरिएबल वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट का भी, इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी का भी, और साथ ही सेकेंड यूनिट का भी। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर आप मेरी वीडियोज़ में जाकर वहाँ पर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा। इफ़ेक्ट हमेशा किस पे देखा जाता है, डीवी पे देखा जाता है।
तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, डीवी होता है, मीन्स आश्रित चर, मीन्स जो प्रभावित होता है, मीन्स यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम बात करें कि कहीं पे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई, उसके क्या कॉजेज़ रहे उसको देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जो पुल बनते हैं वो टूट गए, या फिर पानी कहीं से निकाल दिया गया, कुछ इस तरह के रीज़न्स को वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और साथ ही इसके प्रभाव भी हम देखते हैं कि कई सारे घर डूब गए, जो खेत हैं वो डूब गए, जो घर हैं, जो कार है, कई बिल्डिंग्स हैं वो भी डूब गई। तो इस तरह के रीज़न्स यहाँ पे, इस तरह का इफ़ेक्ट भी हम यहाँ पे देखते हैं। या फिर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप आने का क्या रीज़न रहा होगा, या तो वो जो जहाँ पे भूकंप की घटना घटी है वो भूकंप वाले जोन वाला एरिया होगा, भूकंप जोन का एरिया हो सकता है। सो इस तरह के रीज़न्स यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि सुनामी आई हो, या फिर वहाँ पे बहुत भारी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग को बनाया गया हो, उससे भी वहाँ पे वो धरती के नीचे प्लेट्स पर उसका वेट बढ़ा और वहाँ पे उस वजह से भूकंप आ गया, ये भी हो सकता है। मीन्स उसके बहुत सारे रीज़न को पता लगाया जाता है, बहुत सारे कारणों को सर्च किया जाता है, और साथ ही इसके कितने गंभीर परिणाम हुए, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है उसकी स्टडी यहाँ पे करी जाती है। और साथ ही साथ ये स्टडी क्यों करी जाती है, प्रिवेंशन के लिए, ताकि आगे से हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें। जो रीज़न दिया गया, जो कारण दिए गए घटना के, उन कारणों को हम बिल्कुल कंट्रोल कर सके, ताकि उस तरह की घटना वापस से नहीं घटे। या फिर अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे भूकंप आने की घटना को हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, तो फिर उससे हम किस तरह से अपने को बचा सकते हैं, उसके लिए हम फिज़िकली और मेंटली हम प्रिपेयर रहें। सो इसलिए हर एरिया में, सिर्फ साइकोलॉजी में ही नहीं, हर एरिया में, चाहे हम जियोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, या फिर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ की हम बात कर लें, तो वहाँ पे इसको बखूबी यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं, बीत चुकी घटनाएं जिन्हें कारण कहा जाता है स्वतंत्र चर होता है। मीन्स जो घटनाएं घट गई हैं, क्योंकि जो आईवी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो क्या होता है कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके प्रभाव को देखा जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आईवी में किसी तरह का भी मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कोडिंग वाले क्वेश्चंस में भी इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हो और ये बिल्कुल एक एक लाइन में ये याद होता चला जाए। आगे हम देखते हैं, इसमें स्वतंत्र चर में किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि जस्ट अभी मैंने बताया, इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, भूकंप आना था वो आ गया। अब भूकंप को मैनिपुलेट तो कोई नहीं करेगा ना, कि भूकंप की तीव्रता कितनी रखनी है, भूकंप की इंटेंसिटी कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, मीडियम होगी, लो होगी, ऐसा तो बिल्कुल किसी के बस में है नहीं। भूकंप आना था वो तो आ गया। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आईवी में कभी भी मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। आगे हम देखते हैं, इसमें सचरात्मक चर या 2 से ज़्यादा चरों की खोज की जाती है जो आपस में कोरिलेट हों। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का एक रिलेशन बनाया जाता है। जैसे कि अगर बाढ़ आया है या फिर अगर भूकंप आया है, तो उसके जो रीज़न होते हैं वो क्या रीज़न हुए। हो सकता है वो एरिया भूकंप जोन वाला ही एरिया हो, जैसे हम जापान की बात करें तो वो एक्टिव ये भूकंप का जोन होता है, या फिर वहाँ पे कोई बहुत ऊंची इमारत बना दी गई हो, या फिर वहाँ पे किसी तरह की ड्रिलिंग की गई हो, या फिर वहाँ पे कोई जो किसी तरह का कोई एटम बम है उसको वहाँ पे चेक किया गया हो। मीन्स इस तरह के वहाँ पे रीज़न्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या रीज़न रहे होंगे। वहाँ पे जो भी रीज़न दिखाई देते हैं रिसर्चर को, फिर वो उसको कोरिलेट करता है कि इससे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो यही चीज़ होती है कि जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी रीज़न्स दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे रीज़न्स ही वहाँ पे काम करेंगे उस घटना के लिए, सारे जो कॉजेज़ होंगे वो जिम्मेदार होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर उसको आपस में कोरिलेट करता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें घटना के क्रम पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे प्रॉपर एक स्टेप रखा जाता है, एक स्टेप को फॉलो किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आगे एक ये टर्म आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पोस्ट हॉक फैलेसी।
व्हाट इज़ पोस्ट हॉक फैलेसी। सो यहाँ इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। इस तरह के शोध में कई बार IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल और DV डिपेंडेंट वेरिएबल की व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाता। IV को कारण और DV को प्रभाव सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट हॉक फैलेसी क्या होती है, रिसर्चर के द्वारा की गई एक त्रुटि होती है। अपने रिसर्च में ये त्रुटि किस तरह की होती है, जैसे मैंने बताया कि कोई घटना घटी, कहीं पे अगर भूकंप आया तो वहाँ पे भूकंप आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सारे रीज़न उस टाइम पे एक्टिव रहे होंगे। हो सकता है उसमें से 1-2 रीज़न ही एक्टिव रहे हों, बाकी रीजन्स एक्टिव ना रहे हों, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्योंकि वो चीज़ कोरिलेट कर रही है घटना को कि वो घटना घटने का एक कारण हो सकता है, सिर्फ इसलिए वहाँ पे रिसर्चर उस चीज़ को भी अपने स्टडी में ऐड कर लेता है। जैसे सिंपल सी हम बात करें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, धूम्रपान और कैंसर। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया और अगर वो सिगरेट भी पीता था तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिगरेट पीने की वजह से ही ऐसा हुआ, उसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर होता है इसलिए यहाँ पे रिसर्चर जो है वो इस चीज़ को कोरिलेट कर लेता है और अपने स्टडी में इस चीज़ को लिखता है कि इस चीज़ से ही इस तरह की घटना घटी है। सो इसे ही ये जो रिसर्चर के द्वारा ये जो छोटी सी बिल्कुल माइनर सी ये जो मिस्टेक होती है या जो त्रुटि होती है, इसे ही पोस्ट हॉक फैलेसी कहा जाता है। तो ये टर्म आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में इतना ही, और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।